नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको जय सिया राम और हर हर महादेव और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम और बाकी जो भी राम राम। प्रदीप जी, अब ये तो कुछ मतलब जरा कहानी में ट्विस्ट आ गया सर। ये तो थोड़ा सा वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है ना 2-3, उसके बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रोत्साहित हो गई हैं जो हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद अभी भी चांस है हमारा थोड़ा बहुत। देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतलब एग्रीमेंट हो गई और इस तरफ आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे हम लोग, उनको सीट देंगे हम लोग, पंजाब में क्यों नहीं देंगे, दिल्ली में भी देंगे। तो नॉट दैट इट मैटर्स, बट माई पॉइंट इज I was calculating. Have you been? We'll ask our guest from the BJP, of course, in just a minute. But I just tell you what. No, just one second. आपने जो छेड़ा है टॉपिक को. One second. I was calculating. Where are the 370 seats going to come from for the BJP? कहाँ से आने वाली है? मुझे दिख नहीं रहा अभी. आपको दिख रहा है सर? सर उनका जो 303 तो दिख ही रहा है. जी. Which they already got last time. But what more fascinating was if Sharad Pawar ji, as we were discussing, joins the Congress. If he joins the Congress, this could revive the entire Congress, and you could actually see the people, the parties which have broken and gone off, all coming back. I mean, there's an extreme possibility because he is a very responsible leader, and if he goes back to the Congress and he takes up the the leadership issue where Mallikarjun Kharge, probably he has a communication gap with most of the people. Sharad Pawar ji can actually cement the entire opposition for the Congress, and what he has not achieved in the past 60 or 70 years, probably Pawar sahab would achieve it now. I mean, there's every possibility. He might actually hope to become Prime Minister. Yes, that's what I'm saying. I am saying hope. I'm not saying endless possibilities. This seems to be one because चर्चा बहुत महाराष्ट्र में तेजी से चल रहा है कि शरद पवार जी शायद कांग्रेस की तरफ जाएंगे. And if he goes, I agree with you entirely. We've discussed this earlier. Yes. कि शरद पवार जी की जगह असल में कांग्रेस में है, क्योंकि एनसीपी तो रही नहीं. देखिए साहब, आप जो मर्जी कह लीजिए, whichever way you slice it, whichever way you cut it, whichever way you look at it, जो पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनकी 1999 में इन्होंने बनाई थी, कांग्रेस से निकल करके वो तो अब रही नहीं, उनके हाथ से तो निकल गई, चली गई. कांग्रेस बची है, उनको कांग्रेस का नेतृत्व अब संभालना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अब गांधी परिवार के साथ किस तरीके से वो इक्वेशन लेंगे, कैसे करेंगे, आई डोंट नो, बट वील हैव टू वेट एंड सी. और अभी द अदर थिंग व्हिच आल्सो मिलिटेट्स अगेंस्ट इट इज ही इज जस्ट गॉट अ न्यू नेम. क्या है वो? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार. सो यस, एनसीपी शरद चंद्र पवार जी. सो ही हैज टू लुक एट ऑल दैट. लेट्स गो अक्रॉस टू आवर फ्रेंड मिस्टर पंकज मोदी ऑफ द बीजेपी और उनसे हम पूछते हैं कि साहब ये the one thing which is weighing on my mind, प्रदीप जी, कि reservation bill has been passed. एकनाथ शिंदे साहब ने अपना वादा निभाया, लेकिन जरंगे पाटिल साहब अभी खुश क्यों नहीं है? पंकज मोदी साहब नमस्कार. नमस्कार. जय सिया राम सर. जय सिया राम. जय श्री राम. सर, जरंगे पाटिल साहब अभी तक खुश क्यों नहीं है सर? मतलब अरे भाई, जो कुछ वादा किया उन्होंने करके दिया ना, और क्या चाहिए? अब क्या ये थोड़ी है कि 100% मतलब ये कह देंगे कि 100% जितनी नौकरियां हैं, जितने स्कूल में सीट्स हैं, सब मराठा को दे दे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर. मोदी साहब बताएं. नहीं, वो इस चीज पे धीरे धीरे करके आएंगे कि उन्होंने अभी लगता है राजनीतिक वक्तव्य दे दिया है, लेकिन वो जब वो पूरे पढ़ेंगे कि क्या चीजें क्या सरकार कर रही है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे और वो विचार करेंगे कि फिर से विरोध ना करें और पार्टी में और मतलब इस रिजर्वेशन बिल का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे. पंकज मोदी साहब वो तो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. जरांगे पाटिल जी आंदोलन की तैयारी चालू कर दिया. 24 तारीख को शायद वो सब रोड ब्लॉक करेंगे पूरे महाराष्ट्र में. जो मराठा उनके साथ है,
सब रोड ब्लॉक होगा, रास्ता रोको पूरे महाराष्ट्र में। और आगे जाके अगर इलेक्शन डिक्लेयर किया, जो भी पॉलिटिशियन गाड़ी लेके उस गांव में जाएगा वो गाड़ी ताबे में ले लेंगे, गाड़ी का ताबा ले लेंगे। मराठाओं के जो फौज है अभी बोले छोड़ेंगे नहीं, रास्ता रोको, और उसके बाद गाड़ी जब्त करेंगे नेताओं के जो गांव और शहर में प्रचार में जाते हैं। तो वेरी वेरी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। बट जैसे बजाज साहब ने कहा कि दोनों जगह खुश नहीं है, या जरांगे पाटिल खुश नहीं है, कल भुजबल साहब खुश नहीं, भुजबल साहब कल आप चिल्ला रहे थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये क्या एरोगेंट बात चल रहा है, द रूल ऑफ लॉ इज नॉट प्रिवेलिंग, द गवर्नमेंट इज नॉट एनफोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ, कोई कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई सरकार नहीं कर रहा है, और वो सरकार में ही है भुजबल साहब। ये क्या एक विडंबना है, सब लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। मोदी साहब बताएं ये क्या हो रहा है? सरकार और जरांगे पाटिल जी के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ, वो सॉल्व कर लिया जाएगा। वो अभी 24 तारीख तक का उन्होंने समय दिया, तब तक उनसे बातचीत करके इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। वो भी समझेंगे कि सरकार ने बहुत आगे बढ़कर इस चीज को, और विधानसभा में सारे दलों ने मिलकर ये पास किया है, तो उस चीज को वो समझेंगे और फिर अपना आंदोलन जो उन्होंने डेट दिया वो वापस लेंगे उस चीज को, मुझे ऐसी आशा है। लेकिन जहां तक भुजबल साहब का सवाल है, भुजबल साहब भी नाराज दिख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट तो किया है, सपोर्ट तो हर एक ने किया। देखिए साहब, मराठा आरक्षण के लिए किसी का भी विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं करेगा, पूरे महाराष्ट्र में कोई विरोध नहीं करेगा जी। लेकिन कानूनन दो तीन चीजें हैं, चलिए वो तो बात का विषय है, आगे जाकर के संवैधानिक कानून इस पर कैसे मतलब लागू होता है, आगे जाकर के क्या पार्लियामेंट में एक संशोधन लाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या ये टिकेगा नहीं टिकेगा, पहले तो हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में, मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इतने एफर्ट के बाद देखिए, एकनाथ शिंदे साहब को कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की, देवेंद्र फडणवीस जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, बोल सकते थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, सेंटर का इशू है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में हमने क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कह सकते थे, बड़े आराम से बैठ सकते थे। आपको आगे एजुकेशन करनी हो शौक से करो। उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने आउट ऑफ द वे जाकर सबके साथ बातचीत करके एक बहुत अच्छे तरीके से समन्वय बना करके इस बिल को पास किया है, और फिर भी लोग खुश नहीं है। मतलब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है पंकज मोदी साहब? ये तो मतलब कुछ बात बनी नहीं ना, क्या मतलब हुआ? यहाँ तो हम सोच रहे थे कि जरंगे पाटिल साहब आकर के एकनाथ शिंदे जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को हार वार पहनाएंगे, यहाँ तो वो बोल रहे हैं मैं तो प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये सही में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया था, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब या फिर देवेंद्र फडणवीस साहब ने 2 कदम आगे बढ़कर इस चीज को पास करवाया है। और अभी आपने देखा वो वाशी में जब उनकी रैली चल रही थी, तब भी वो एकनाथ शिंदे साहब आकर उन्होंने लेटर दिया था उनको। तो ये चीजें जरांगे पाटिल साहब को भी समझनी चाहिए कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ के चीजों को सुलझा रही है, तो इसको बिना उलझाए हुए चीजों को स्वागत करने योग्य कदम था, स्वागत करना चाहिए। और एक जनता में ऐसा मैसेज देना चाहिए था कि जो वो कर रहे हैं वो राजनीतिक से प्रेरित ना होकर बिल्कुल मराठा समाज के लिए कर रहे हैं। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि वो राजनीतिक तरीके से इस चीज को ले रहे हैं, न कि एक मराठाओं के लिए वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। नहीं, क्योंकि वो हो नहीं सकता, जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर। आज की तारीख में मोदी साहब जैसे आप हैं या हम हैं या प्रदीप जी हैं, हम तीनों मिल बैठ करके ये कहेंगे हम तीनों के तीनों साहब पत्रकार हैं, पब्लिक लाइफ में हैं या समाज सेवी हैं, हमें 90% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता ना सर। हाउ इज दैट पॉसिबल? that you have to go within the law. So all I'm saying is very frankly, this is my suggestion. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार सामने प्रकट करें। अब सरकार को मुझे लगता है कि कठोर स्टैंड लेना चाहिए, गंभीर स्टैंड और बिल्कुल फर्म स्टैंड लेना चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं भाई, असेंबली ने अब पास कर दिया है, अब आगे आपको प्रोटेस्ट करना हो, आपको हंगर स्ट्राइक करनी हो, आपको जो मर्जी करना हो करो। अब पूरी कानून की शक्ति जो है उन लोगों के खिलाफ लागू होगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। मोदी साहब आप क्या समझते हैं इसके बारे में, बताएं। नहीं, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, और जरांगे साहब को जिस चीज में असहमति है वो बातचीत करके सुलझा लिया जाएगा। मैं आप लोग को इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं।
पार्टी और सरकार इस मामले में लगी हुई है और उनसे जी। बातचीत करके इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लिया जाएगा। मोदी लेकिन साहब। फिर भी मैं कहूंगा, जी। फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो इस गलतफहमी न रहे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा और सरकार इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट है। मोदी साहब, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कहीं आपको लग नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो गलती यूपीए सरकार ने अन्ना हजारे के साथ की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जरंगे पाटिल साहब के साथ कर रहे हैं? मैं आपको आगाह कर रहा हूं। देखिए साहब, नहीं जो नहीं, जी अन्ना जी हजारे साहब की, पूरी बात सुन लीजिए सर, जी हम लोग दिल्ली में थे उस वक्त, पूरा एजुटेशन हम लोगों ने कवर किया रामलीला ग्राउंड पर जो था। जैसे जैसे आगे जो आंदोलन उनका बढ़ता गया, वैसे उनकी डिमांड बढ़ती गई। जरंगे पाटिल साहब के साथ भी ऐसा है। आपको लगता नहीं है कि अब जरंगे पाटिल साहब को एक संदेश जाना चाहिए कि भैया सरकार में हम हैं, हमने आपकी एक एक डिमांड अब हम लोगों ने मतलब स्वीकार कर ली है, आपके लिए एक स्पेशल सेशन, सर एक स्पेशल सेशन बुलवाया गया है, बहुत बड़ी चीज है ये, फुल स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, और यूनैनिमसली सबने सर्व सहमति से पास किया है। उसके बाद भी अगर कोई इस तरीके से बिहेव करता है तो मुझे लगता है कि अब सरकार को जरा सरकार की जो पावर होती है वो दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं इस चीज में आपसे सहमति दिखाऊंगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन जरांगे पाटिल से जी का केस दोनों लगता, वो अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और कांग्रेस ने इतने सारे भ्रष्टाचार ऑलरेडी कर रखे थे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, उसके खिलाफ था। तो देश की जनता उस समय अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। और ये केस में जिस तरह की राजनीति अगर वो करना चाह रहे हैं कि मराठा आंदोलन के खिलाफ, तो जनता भी समझदार है, जनता भी देखेगी कि जब सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाकर इस चीज को पास कर दिया है, उसके बावजूद भी कोई इस चीज पे जीत पे अड़ा हुआ है कि ये चीजें अपने हिसाब से मनवाना चाह रहा है, तो जनता बहुत समझदार है। देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है कौन राजनीति कर रहा है, क्या चीज सही है, कौन सरकार कैसे उनके लिए सोच रही है, कौन उनके साथ खड़ा है। इस मामले में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अन्ना आंदोलन का रूप ले लेगा, ये अन्ना आंदोलन की तरह कर रहा है, क्योंकि जनता समझदार है। मराठा आंदोलन इन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं एक रिजर्वेशन के लिए किया था, जो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। तो ये मुझे लग रहा है जरांगे पाटिल भी समझेंगे चीजों को और मतलब महाराष्ट्र की जनता भी समझेगी कि इन्होंने सरकार ने उनकी चीजों को ऑलरेडी स्पेशल सेशन बुलाकर और एक मत से पास किया है, तो इस चीज को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल भी समझेंगे। पंकज जी, कल जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी जीत के ट्वीट किए थे, बोले 1 मराठा लाख मराठा, शिवबाग चौथे थे ढाल मराठा, बलिराजांचे शान मराठा, आरक्षणाचे लाभ मराठा। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा मिसप्लेस था कि आपने सोचा आपने बाजी जीत लिया? क्या कोई समन्वय नहीं था? बिकॉज आपके मंत्री बीजेपी अपने ट्रिपल इंजन के मंत्री लगातार संपर्क में थे, इतना कि छगन भुजबल साहब ही चिल्लाने लगे थे कि मंत्रियों को जरंगे पाटिल जी के घर के बंगला बना के देना चाहिए। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उनको भी जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी बंगला उधर बना के रखना चाहिए जरंगे पाटिल के पास। बिकॉज समन्वय जितने रोज जोड़ो समन्वय हो रहे थे, मंत्री जाके उनके मंच पर बैठ रहे थे, जो चीफ सेक्रेटरी के जो डेपुटेशन पर लोग थे वहां पर जाके बैठ रहे थे, दोनों मिलके ये पूरे प्रोग्राम बनाए, दोनों मिलके, और आप डिक्लेयर किया। और जैसे संजय राउत जी बोल रहे हैं, जैसे कल हमने गिरीश महाजन और गुलाब राव पाटिल को नाचते हुए देखा, नाच रहे थे, एकनाथ शिंदे जी सेलिब्रेट कर रहे थे कल पूरे बैंड बाजाओं के साथ, मगर अचानक क्या समन्वय डिस्कशंस में कमी रह गई? क्या समन्वय ठीक नहीं हो रहा था? बिकॉज आपके मेन मंत्री उनके साथ ही बैठे थे रोज के रोज। फिर ऐसा क्या हुआ? यू कांट से कम्युनिकेशन गैप हो गए। नहीं, कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा भाजपा की सरकार पूरी तरीके से मराठा रिजर्वेशन के साथ थी। इसके लिए हम लोगों ने इसको एक गीत की तरह देखा है कि हमने जो गलतियां हमने पिछले समय में की थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो रिजेक्ट हो गया, तो वो सबको सुधार कर हम लोग चाह रहे थे कि अच्छे तरीके से मराठा आंदोलन जो मराठा रिजर्वेशन है वो लोगों को मिले, जो इनके लिए अप्लाई करेंगे, जिनका ये सर्वे हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी
पार्टी की ये कि एक नेता अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उस तरीके से ना देखा जाए। हम लोग अभी भी इस चीज के लिए कटिबद्ध थे कि मराठा आरक्षण लागू हो, और उस चीज को हमने कल अच्छे तरीके से विधानसभा में पास किया है। इसको इसी रूप में देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता अब है। शरद पवार जी भी आएंगे। शरद पवार जी तो लगातार बोले कि बीजेपी जो सेंट्रल एजेंसीज को जिस प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज इस कदर कर रहे हैं कि अब जो ऑपोजिशन में लोगों को एक ही चॉइस है, या तो जेल या बीजेपी, या तो जेल में जाइए या बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए बहुत सारे नेता फूट के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बोले कि जो चंडीगढ़ मेयरल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जजमेंट पास कर दिया था, बोले कि मेरा केस एनसीपी का केस उसी तरफ है, उसी तरह से है कि मैंने आई एम फाउंडिंग पार्टी मेंबर ऑफ राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी का फाउंडिंग मेंबर मैं था, और पूरे पार्टी आपने किसी और को दे दिया, अजित पवार को दे दिया। ये इस प्रकार से न्याय, तो उन्होंने सिमिलैरिटी लिए मेयर के ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट दिया और यहां पर तो आगे जाके, और उनका कहना कि जो फोरकास्ट है महाराष्ट्र का कि शरद पवार जी एंड एलाइज आर गोइंग टू गेट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा सीट्स इनको मिलेंगे, एमवीए को मिलेंगे। तो हाउ डू यू सी शरद पवार जी का स्टेटमेंट? हाउ डू यू सी शरद पवार जी का स्टेटमेंट? शरद पवार जी का ये कहना है कि जो भी ज्वाइन कर रहा है बीजेपी या फिर जो भी दूसरी पार्टी से आ रहे हैं वो उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, गलत बात है। ये आप देखोगे जितने भी अगर पार्टी मतलब अगर पहले से केस चल रहे थे वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए तो उनके केस कंटिन्यू चल ही रही है। और जहां तक बात है उनकी पार्टी की, तो उनकी पार्टी शुरू से भ्रष्टाचार के साथ रही है। आप उनकी पार्टी या इंडिया अलायंस के जितने भी उनके टीम मेंबर हैं वो सब देखिए, कांग्रेस से लेकर एमसीपी से लेकर आरजेडी से लेकर सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के घर से 350 करोड़ रुपए कैश मिल गए, और उस पे कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, एकदम मौन धारण कर लिया था। उसके बावजूद भी अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी के कितने सारे नेता चारा घोटाला से लेकर सब चीजों में फंसे हुए थे। अभी उनकी एक इंडिया अलायंस के एक नेता हेमंत सोरेन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, वो भागे फिर रहे थे, उनके दिल्ली के आवास में मिला कुछ कैश। तो इस तरह से कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी चेहरे देकर कर रही, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और ये किसी भी दल का हो। इसलिए उनका ये बोलना कि एकदम हास्यास्पद है कि सिर्फ कार्रवाई विपक्ष पे हो रही है, ऐसा नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो मोदी सरकार में नहीं बचेगा, उसे जेल जाना ही होगा और उस पर कार्रवाई होगी। पंकज मोदी साहब, इसके ऊपर तो बड़ा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक दिन आपके साथ बैठेंगे, 1-1.5 घंटे की बात करेंगे इस पे। जी, जब भी आप मुंबई आए हैं तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको खुला जी निमंत्रण है। हम बहुत खुश होंगे कि आप हमारे साथ बैठ करके, अगर आप चाय पिए, समोसे और पकौड़े भी खाएं, और यहाँ बैठ करके बड़े खुले तरीके से अगर यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं असल में जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या सोच है। लेकिन यहाँ पर मैं जी बिल्कुल, ये समोसे पकौड़े का तो कंफर्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन चाय पीने के लिए जरूर आ सकता हूं। चाय पीने के लिए जरूर आ जाइए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, कुछ और भी अगर खाना वाना जो भी आपको पसंद हो प्लीज लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं सर, पहली बार मैंने देखा है पिछले 10 साल में, इनफैक्ट उसके भी पहले मोदी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के। 2002 से लेकर के आज तक कितने साल हो गए? 22 साल हो गए, 22 बरस। मोदी जी को हम तब से फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को जानते में 2-3 बार मोदी जी से मिलने का भी मौका मिला है। हाँ, इंटरव्यू नहीं हो पाया उनका किसी कारणवश, लेकिन कोई 4 बार मिले वो। और मैंने आज तक कभी इतना हेल्पफुल चीफ मिनिस्टर नहीं देखा गुजरात में जैसे वो थे। बस एक बार उनसे मुलाकात हो गई, एक बार बता दिया, ये जैसे ही उनको समझ में आ गया यार ये गड़बड़ हो रही है, आप मानेंगे नहीं, वहीं पर उसी सेकंड में, आधा सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने सामने फोन किया, ये कहा भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, 2 मिनट में सारा जो समस्या थी उसका समाधान भी निकल गया। लेकिन पहली बार मैंने देखा है सर, 22 बरस में पहली बार मैंने देखा है मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करी है। कल उन्होंने ये कहा कि आज के ज़माने में अगर सुदामा भी श्री कृष्ण को एक चावल की पोटली दे दें अपनी तरफ से और कोई PIL फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा श्री कृष्ण को रिश्वत दे रहा है कोई। ये पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? आपका क्या विचार है इस विषय में? मैंने उनको कभी कोर्ट के ऊपर कभी भी टिप्पणी करते हुए कभी नहीं देखा,
पहली बार। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कल जब वो आचार्य प्रमोद कृष्णन के कल के महाराज के मंदिर के उद्घाटन के लिए वो गए थे तो उन्होंने ये चर्चा की है। संबल में। उन्होंने बहुत संबल, जी संबल या। में उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने बहुत मजाकिया लहजे में इस बात का जिक्र किया था। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट को समझने की जरूरत है कि देश का सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कर रहा है तो उनको खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। किस तरह से आजकल कुछ जिस तरह से आंदोलन जीवित हैं उसी तरह आजकल कुछ पीआईएल जीवी हो गए हैं, जो पीआईएल सिर्फ डालते हैं कि किसी तरह सरकार की इमेज को कम खराब की जाए या फिर सरकार के अच्छे कामों में अवरोध लाया जाए। तो उस चीज से प्रधानमंत्री जी भी आते थे और वो भी समझ रहे थे कि बहुत सारी चीजों को अवरोध डालने के लिए बहुत सारे वकील जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने एक तरह से इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में लाने की कोशिश की है। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है। पंकज जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये 3 डिसीजंस जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वन इज बिल्किस बानो केस, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से वाला इशू है और चंडीगढ़ जो मेयर इलेक्शंस का, जो उसमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्राउड इसीलिए कि स्टर्डी इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसमें एकदम पूरे दुनिया में वो एस्टैब्लिश हो जाए कि जो बार बार ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी टोटलिटेरियन है, डिक्टेटोरियल है, तानाशाही चल रहा है, वो नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंस दिखा दिया और निर्णय खुद ही लिया। उन्होंने दिखा दिया वी आर नॉट पॉलिटिकल कोर्ट्स एंड वी आर नॉट सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। वो इंडिपेंडेंस उन्होंने पोर्ट्रे किया। तो ये खुशी की बात है और खुशी की बात में मोदी जी इस प्रकार से कहना तो एक दुनिया में जो मैसेज जा रहा है वो तो कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज जुडिशरी इज मेंट टू बी इंडिपेंडेंट। No, it can't be under the subservient to the government of the day. तो इंडिपेंडेंट डिसीजंस को एक्चुअली तारीफ होना चाहिए। आपकी बात को मैं इस तरह से देखना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और एसआईटी की जांच की गई थी तब वो पूरे दिन भर बिना कोई लाग लपेट के दिन भर ऑफिस में बैठ के एसआईटी के टीम के साथ वो बात का जवाब दे रहे थे और चीजों को समझ रहे थे। उसके बावजूद भी उनको उनके सारे आरोप निराधार थे और सारे आरोप से उनको जब छूट दी गई तो भी उन्होंने एकदम शांति से इस चीज को लिया। लेकिन वही चीज अगर आप कांग्रेस के किसी भी अगर आप देखोगे किसी नेता के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ उनके विरोध में अगर कोई जजमेंट आता है तुरंत वो जुडिशरी को जोड़ने लग जाते हैं कि वो सरकार के साथ काम कर रही है या वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का कि वो इंडिया से बाहर या इंडिया में भी जो उनके गैंग है उनके साथ वाकई जुडिशरी को और संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना या संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ये बोलना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बिल्कुल ही एकदम बेसलेस है। और मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन जुडिशरी हो चाहे जितने भी संवैधानिक संस्था हो, बीजेपी हमेशा से उनके स्वायत्ता के लिए खड़ी रही है और शुरू से उनके इस इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा ये आगे बढ़कर उसका साथ दिया। लेकिन ये बताएं, जो प्रदीप जी ने सवाल आपसे पूछा सर, कि मोदी जी को अभी ये बात कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसको लेकर के, या चंडीगढ़ की जो मेयर इलेक्शन है उसको लेकर के? क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं ऐसे मोदी जी को कभी भी टिप्पणी देते हुए जुडिशरी पे, कभी नहीं बोलते। मतलब आज तक कभी बोला नहीं था, पहली बार हुआ है कि चलिए मजाकिया अंदाज में ही बोला। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, प्रमोद कृष्णम जी जो हैं उनको बोला कि अच्छा हुआ आप कुछ लाए नहीं साथ में, नहीं तो न जाने लोग क्या बातें करते हैं। ये भी ठीक है। लेकिन ये फ्रॉम मिस्टर मोदी इट इज समवॉट सरप्राइजिंग, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, मेरे व्यक्तिगत विचार से मुझे जरा हैरानगी हुई। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया कि मोदी जी को ऐसे कभी बात करते हुए पहले देखा नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। आपके लिए भी होगा जरूर, आई एम श्योर। जी बिल्कुल मेरे लिए भी ये शॉकिंग ही था। और लेकिन वो मजाकिया लहजे में कहते हैं, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो इस तरह से बातें करते रहते हैं। और जिस तरह की त्वरता तेजी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत सारे निर्णय में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब चीजों को बहुत ज्यादा डीपली डिस्कशन न करके डायरेक्ट डिसीजन दिया है। इस चीज में हो सकता है चीजों को प्रधानमंत्री जी ने लिया और उन्होंने एक तरह से अपनी भावना बताई है और इस चीज को उस सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से लेंगे। प्रदीप जी, राहुल गांधी जी वाराणसी में ऐसे स्टेटमेंट दिया कि
बिकॉज बीजेपी एक शोकेस करते हैं मॉडल यूपी के कि यहां पर पहले रामपुरी चाकू बनते थे, कट्टा बनते थे, और आज यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे, टैंक और डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे। एक तरह की जो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे, यूपी फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। और राहुल गांधी जी का कहना कि इतने सारे बच्चे जो हमारे नौजवान हैं दारू पी के सड़क पर बैठे हुए रात को घूमो तो सब नशे में रहते हैं, ये हमारे हजारों नौजवान वाराणसी से घूमते फिरते राहुल गांधी जी ने देखा दारू के नशे में रोड पर पड़े हैं, रास्ते पर पड़े। तो उनका कहना है कि यूपी कैन नॉट बी शोकेस। ये क्या चल रहा है यूपी में? तो आपको लग रहा है कि वाराणसी जैसे एक ऐसे जहां बीजेपी शोकेस करे टूरिज्म इतना बढ़ गया पिछले 2 साल में, करोड़ों हजारों करोड़ों में जबरदस्त तरीके से टूरिज्म बढ़ गया, मगर रात को डिसिप्लिन नहीं है कि रात को शराब पी के लोग सड़क पर सो रहे हैं। कैसे? मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपने राहुल गांधी के पुराने बयान देखे हुए तो पता नहीं उनको उत्तर भारत के हिंदी भाषा से क्यों इतनी नफरत है। आप एक तो हो सकता है उनकी पर्सनल ग्रज होगी उत्तर भारत, क्योंकि वो अमेठी से हार चुके थे चुनाव और जाकर उन्होंने वायनाड से जीते हैं। दूसरी बात, वो साउथ में जब जाते हैं तो बोलते हैं कि हिंदी भाषी और उत्तर भारत के लोगों के पास उतनी सेंस नहीं होती जितना कि साउथ इंडियन लोगों के पास होती है। तो उनका वो शुरू से ना उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारतीय जो युवा हैं उनके प्रति द्वेष की, मतलब क्या मैं बोलूं, छोटे विचार हैं उनके, छोटी सोच है उनके प्रति, ऐसी भावना दिखती है मुझे। और पूरी दुनिया जान रही है कि भारत की जीडीपी को बढ़ाने में यूपी ने कितना योगदान दिया है, यूपी किस तरीके से भारत को समृद्ध बना रहा है और बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जितने सारे काम किए गए हैं, पूरी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों ने इस चीज की तारीफ की है। उस समय में राहुल गांधी का इस तरह से बयान देना कि वहां के युवा रात में शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो बहुत ही ये नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ वो पता नहीं कहाँ गए थे काशी में, कौन सी जगह पर गए थे, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि मैं काशी में यानी वाराणसी में इस जगह पर गया। वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने हजारों युवाओं को सड़क पर शराब में धुत पड़े हुए देखा है। अरे कहाँ देखा है यार? हजारों। वही तो मैं कहता हूँ कि युवाओं को बदनाम करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वो भी है एकदम हास्यास्पद। जबकि अभी आप देखोगे यूपी का युवा बहुत तरीके से मतलब यूपी को ही नहीं देश को समृद्ध करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत लगा हुआ है। आप इस चीज को वहां योगी जी के आने के बाद बहुत सारे करप्शन के केसेस, करप्शन खत्म हुए, बहुत सारे लोग अब रोड की स्थिति अभी आप देखिए क्या होगी, क्राइम बिल्कुल खत्म, लगभग में खत्म हो चुका है। और बात बोल रहा हूँ, आप तो अलग तरीके से जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यूपी में विकास हुआ है, सबको दिख रहा है। अरे बनारस में हम कितनी बार गए हैं, हमने खुद देखा है। शिवरात्रि के वक्त और होली के वक्त लोग वहां भांग पीते हैं। बनारस का एक बनारसियों का तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, वो जबरदस्त है। पूरी दुनिया आती है वहां पे देखने के लिए, हम सब लोग उसमें शरीक होते हैं। लेकिन अभी तो ना होली है ना शिवरात्रि है। तो क्या देखा राहुल गांधी जी ने? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या देखा होगा कि राहुल गांधी दिक्कत तो यही है कि राहुल गांधी कुछ देखते नहीं है। उनके को 2-4 आगे चले चपाटे जो घूमते रहते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े गैंग के, वो उनको जो एक चिट्ठी दे देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, वो आकर मीडिया में बोल देते हैं। इस चीज को आप समझिए, उनको कुछ देखना उतना नहीं रह रहता। उनकी एक टीम बनी हुई है जो पूरी तरीके से लेफ्ट लिबरल लोगों ने बना रखी है। उनको जिस तरह से वो बता देते हैं कि ये चीजें हो रही, वो आकर मीडिया में आकर बोल देते हैं। उनकी कोई जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, उनको जमीनी नॉलेज नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा, राहुल गांधी को उत्तर भारतीयों और उत्तर के मतलब हिंदी भाषी लोगों से कुछ अलग ही ग्रज है जो बार बार दिखता है उनकी बातों में। तो इस चीज को मैं कहूंगा उन्हें इस तरह से युवाओं को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, और झूठे अफवाह फैलाने से बजाय वो जरा जमीन पे कुछ काम कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर ये बताएं कि अभी समाजवादी पार्टी के साथ तो अब हो गया समझौता हो गया कांग्रेस का, 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। एक ज़माने में जहाँ पे वो 80-80 सीटें जीता करते थे उत्तर प्रदेश में, 85 सीटों का जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था उत्तराखंड के बंटवारे के पहले, अब 80 सीटें रह गई हैं वहाँ पे। अब कांग्रेस वहाँ 17 सीटों पर लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अब हम लोग समझौता कर रहे हैं उनके साथ, टीएमसी भी कह रही है कि हम लोग समझौता कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी आप लोग अडिग हैं क्या अपने 370 के आंकड़े पे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आर्टिकल 370 रिपील हुआ इसलिए 370 सीटें आएंगी ही आएंगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की 400 पार। मोदी साहब
हाँ, हम लोग 370 का तो बीजेपी के लक्ष्य ले रखे हैं और एनडीए का 400 के का लक्ष्य ले रखे हैं और हम उस पे खरे उतरेंगे। हमें ऐसी आशा है देश की जनता हमारे साथ इस में खड़ी रहेगी। और जहां तक बात है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन फिर से वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। वो आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में जहाँ टीएमसी की आप अपने बात की है, अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली में धरने पे बैठे हुए थे। और वो बैठे हुए इसका रीजन तो उन्हें पता ही होगा और उनकी कांग्रेस पार्टी को पता ही होगा कि उन्होंने कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस ने क्या कर रखा है संदेश खाली में, और महिला और औरतों पे कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो सिर्फ अलायंस से ये बना रखे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के मुख्तार अंसारी के भाई को उन्होंने टिकट दे रखा है। तो कांग्रेस को इस चीज को समझना होगा कि कांग्रेस अभी मोदी विरोध में इतना जा चुकी है कि उसे लोकल लेवल पे कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो किसी के साथ भी अलायंस करने के लिए तैयार है। और यही बात दूसरे लोकल लीडर, लोकल नेताओं को भी लग रहा है कि अभी मोदी सरकार इतनी ज्यादा 400 का जब हमने लक्ष्य रखा, तुमको पता है राम मंदिर बनने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। तो यही एक मौका है जब सब मिलजुल के कुछ सीटें ले आए तो बेटर होगा। लेकिन देश की जनता समझती है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनका कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो फिर अभी कल सीटों का बंटवारा जब शुरू होगा तो फिर सब अलग हो जाएंगे। वो कुछ 2 दिन के लिए एक साथ होते हैं, फिर 2 दिन के बाद वो अलग होते हैं। ये जनता पंकज मोदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जय सिया राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। जय श्री राम। Well, BJP is not expected to say anything else, are they? 370, that's what they say. As you said, Article 370 abrogation, इसलिए 370 बीजेपी का हक है। That's what Prime Minister Modi is saying. 370 आपका हक है because Article 370 abrogation हमने किया है and transformation in Jammu and Kashmir. Absolutely. Fantastic. He says nobody has done. Viksit Bharat, it goes on. The congressman. And goes on. Yes, yes. So let's ask Suresh Chandra Rajan ji.